आज की कहानी सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। ये एक महागाथा है, बदले की, जबरदस्त स्ट्रैटेजी की और भारत के पहले महान सम्राट के बनने की कहानी। एक ऐसे लड़के की कहानी जो गुमनामी के अंधेरों से निकला और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहंशाह बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। अक्सर बड़ी कहानियों की शुरुआत ना एक बड़े ही पावरफुल मोमेंट से होती है, और इस कहानी की शुरुआत हुई इस एक जबरदस्त शपथ से। एक ऐसी शपथ जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ लीजिए ये एक ऐसी क्रांति का ऐलान था जो इतिहास बदलने वाला था। तो चलिए सीधे चलते हैं मगध साम्राज्य के दरबार में। यहाँ राज था शक्तिशाली लेकिन बहुत ही क्रूर राजा धननंद का। ये एक ऐसा दरबार था जहां सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता था, और यहीं पर होने वाला था एक ऐसा अपमान जो इतिहास का रुख बदलने वाला था। अच्छा, ये जो मोमेंट है ना, यही है वो चिंगारी जहां से सब कुछ शुरू हुआ। देखिए, हुआ ये कि एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति चाणक्य, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था, वो राजा धननंद के दरबार में पहुंचे। लेकिन सत्ता के नशे में धुत राजा ने क्या किया? उसने ना सिर्फ उनकी सलाह ठुकरा दी, बल्कि भरी सभा में उन्हें जलील किया और दरबार से बाहर फेंकवा दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक इंसान की बेइज्जती नहीं थी, ये ज्ञान का अपमान था। और बस इसी अपमान की आग ने एक शपथ को जन्म दिया, पूरे नंद वंश को जड़ से मिटा देने की शपथ। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। एक अकेला ब्राह्मण भला इतने बड़े साम्राज्य को कैसे गिरा सकता था? शपथ लेना तो ठीक है, पर उसे पूरा कैसे किया जाए? चाणक्य को एक हथियार चाहिए था, एक चेहरा, एक तलवार जो उनके दिमाग में चल रही योजनाओं को हकीकत में बदल सके। उन्हें एक राजा चाहिए था। और फिर कहानी में एंट्री होती है उसी हथियार की, वो हथियार जिसे चाणक्य ने खोज निकाला था। एक नौजवान गुमनाम लड़का जिसका नाम था चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त कहाँ से आए, ये आज भी एक रहस्य है। पर एक बात तो पक्की है, चाणक्य से मिलने से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। वो गुमनाम थे, लेकिन चाणक्य की पारखी नजर ने इस लड़के में एक सम्राट की झलक देख ली थी। उन्होंने इस मिट्टी को उठाया और उसे सोना बनाने का काम शुरू कर दिया। उसे युद्ध नीति, राजनीति और शासन करने की हर कला सिखाई। और ये जोड़ी क्या कमाल की जोड़ी थी। अगर चाणक्य दिमाग थे तो चंद्रगुप्त थे तलवार। चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ लड़ाई तक नहीं थी, बल्कि उसमें जासूसी, साइकोलॉजी, इकोनॉमी सब कुछ शामिल था। और चंद्रगुप्त, वो थे एक पैदाइशी योद्धा जिन्हें हर प्लान को एक्शन में बदलने के लिए तैयार किया गया था। सीधी सी बात है, एक आर्किटेक्ट था तो दूसरा एग्जीक्यूटर। तो अब चलते हैं इनके पहले स्ट्रेटेजिक मूव की तरफ। उस वक्त क्या हो रहा था कि सिकंदर भारत से वापस जा चुका था, लेकिन जाते जाते वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक पावर वैक्यूम, मतलब एक खालीपन और काफी उथल पुथल छोड़ गया था। चाणक्य ने इसी उथल पुथल में एक बड़ा मौका देखा। तो अब सवाल ये है कि ट्रेनिंग पूरी हो गई तो क्या उनका पहला टारगेट सीधे नंद साम्राज्य था? भाई, बदला तो उन्हीं से लेना था, है ना? पर क्या ये एक समझदारी भरा कदम होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और चाणक्य का जीनियस यही देखने को मिलता है। सीधे मगध की इतनी बड़ी सेना से भिड़ना तो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा था। तो एक बहुत ही चालाक प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि पहले अपनी ताकत बढ़ाओ, एक्सपीरियंस लो, एक आर्मी तैयार करो। और इसके लिए उन्होंने निशाना बनाया उस पावर वैक्यूम को जो सिकंदर के जाने से बना था। तो देखिए, पावर तक पहुंचने का ये रास्ता 3 स्टेप्स में पूरा किया गया, और हर स्टेप बहुत कैलकुलेटेड था। स्टेप 1, सिकंदर के छोड़े हुए ग्रीक गवर्नरों पर हमला करो और उस खाली जगह का फायदा उठाओ। स्टेप 2, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट के इलाकों को विदेशी राज से आज़ाद कराओ। इससे क्या हुआ? लोकल लोगों का ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी था, इन जीतों से जो भी पैसा, सैनिक और इज्जत मिली, उसे इस्तेमाल करो असली टारगेट यानी नंद साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ी और लॉयल आर्मी बनाने में। तो अब सेना तैयार थी, एक्सपीरियंस भी आ गया था और रिसोर्सेज भी जमा हो गए थे। अब वक्त आ गया था फाइनल शोडाउन का। चंद्रगुप्त और चाणक्य अपनी सेना लेकर सीधा पाटलिपुत्र की ओर बढ़ चले। भले ही धननंद की सेना बहुत बहुत बड़ी थी, लेकिन चाणक्य के दिमाग और चंद्रगुप्त की तलवार के आगे वो टिक नहीं पाई। देखिए, चाणक्य ने सिर्फ मैदान में लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने जासूसी का जाल बिछाया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया और नंद साम्राज्य के अंदर ही
फूट डाल दी। और नतीजा, धननंद की हार हुई। और फिर आया वो पल जिसने इस पूरी कहानी को एक सर्कल में पूरा कर दिया। सोचिए, वही दरबार जहां चाणक्य को जलील किया गया था, जहां उन्होंने अपनी शिखा खोलकर वो कसम खाई थी, उसी दरबार में जीत के बाद चाणक्य ने अपनी शिखा को वापस बांधा, शपथ पूरी हुई, बदला पूरा हो गया। और सिर्फ 20 साल की उम्र में गुमनामी से निकला वो लड़का भारत का पहला सम्राट बना। मौर्य साम्राज्य की नींव उसी ने रखी। ये सिर्फ एक डायनेस्टी का अंत और दूसरी की शुरुआत नहीं थी, ये भारत के पहले यूनिफाइड एम्पायर का जन्म था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सब कुछ पाने के बाद चंद्रगुप्त की जिंदगी का जो आखिरी चैप्टर है ना, वो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी और गहरा है। तो उनके आखिरी फैसले पर जाने से पहले जरा एक नजर डालते हैं कि उन्होंने हासिल क्या क्या किया था। पहली बार भारत को हिमालय से लेकर दक्षिण तक एक झंडे के नीचे ले आए, ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और अपने साम्राज्य को अफगानिस्तान तक फैला दिया। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, एक कॉमन करेंसी शुरू की, मतलब स्टेबिलिटी और खुशहाली का एक नया दौर शुरू किया। अब सोचिए, भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। जी हाँ, जिस सिंहासन के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी, उसे अपने बेटे बिंदुसार को सौंपा और खुद एक साधु बन गए। वो जैन धर्म अपनाकर साउथ इंडिया चले गए और वहां उन्होंने संलेखना नाम की एक पवित्र जैन प्रथा को अपनाया। इसका मतलब ये है कि जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है, तो वो खुद अपनी मर्जी से धीरे धीरे खाना पीना छोड़कर मृत्यु को अपनाता है, ताकि आत्मा शुद्ध हो सके। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो क्या चीज होगी जो एक इंसान को एक पूरा साम्राज्य जीतने के बाद सब कुछ छोड़ देने के लिए मजबूर कर दे। ये सवाल हमें सत्ता की शिखर और मन की शांति के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।